गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में रिवीजन के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों की। बात करें अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की, तो फ्रांस की क्रांति जो कि 14 जुलाई सन 1789 को घटित हुई, यह एक रक्त रंजित क्रांति थी और इस क्रांति ने फ्रांस में राजशाही का अंत किया और फ्रांस में एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। परंतु यह क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति के पीछे निहित कारण क्या थे, अगर हम इसके संदर्भ में चर्चा करें तो फ्रांस की क्रांति के कारणों को अध्ययन की दृष्टि से हम निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। देखें, सबसे पहले आता है फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण, फिर दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक कारण और चौथा है फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक कारण। अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों के संबंध में, तो सबसे पहला जो राजनीतिक कारण था, फ्रांस का शासक लुई 16वां एक अयोग्य शासक था, एक अदूरदर्शी शासक था और उसमें निर्णय लेने की कोई अभूतपूर्व क्षमता नहीं थी। वह अपनी बुद्धि से कोई कार्य नहीं करता था, बल्कि शासन के निर्णय और महत्वपूर्ण प्रशासनिक मसलों पर निर्णय लेने की जो कार्यप्रणाली थी वह मुख्य रूप से फ्रांस की रानी यानी कि उसकी पत्नी के हाथों में केंद्रित थी। इस प्रकार फ्रांस का राजा एक अयोग्य शासक था और उसकी अयोग्यता के चलते फ्रांस में अव्यवस्था की स्थिति फैल गई और यह बहुत ही विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी थी। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के दूसरे राजनीतिक कारण की, तो चूंकि शासक अयोग्य था इसलिए वह किसी की बात नहीं सुनता था और उसका शासन पूरी तरह से निरंकुश था। वह राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर विश्वास करता था और यह कहता था कि राजा धरती पर ईश्वर का अवतरण है और उसके अधिकारों को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह से फ्रांस के शासक पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रह गया था। कानून की दृष्टि में वह एक निरंकुश शासक था और वह ऐसा मानता था कि उसके मुंह से जो बात निकल जाए उसी को कानून माना जाए। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें व्यापक तौर पर असंतोष उपजने लगा, जिसके कारण अंततः फ्रांसीसी क्रांति की घटना विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। बात करें फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे राजनीतिक कारण की, तो चूंकि शासक अयोग्य था, शासक अदूरदर्शी था और शासक एक निरंकुश शासक था, तो इसलिए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अधिक दोषपूर्ण थी। अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार से अंकुश में नहीं थे, उन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। जिसको जहाँ से सुविधा मिलती थी वह वहाँ से ही देश की संपत्ति को लूटने में लगा हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ कि जनता त्राहिमाम कर उठी और अंततः फ्रांसीसी क्रांति का वातावरण बनने लगा। बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के चौथे राजनीतिक कारण की, जो कि सेना के असंतोष के रूप में सामने आता है। सेना किसी भी राष्ट्र का संबल होती है। सेना किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना किसी भी राज्य की व्यवस्था का आधार होती है
और सेना को समुचित मात्रा में वेतन दिया जाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि राज्य की सुव्यवस्था बनी रहे। इसके उलट फ्रांस के शासक ने फ्रांस की सेना के वेतन में कटौती की। दूसरी चीज, फ्रांस की सेना के सदस्यों को इतना कम वेतन दिया जाता था कि उससे उनकी जीवनचर्या की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं, जिसके कारण फ्रांस के सैनिक मानसिक रूप से असंतुष्ट हो गए और इसी असंतोष ने फ्रांस की क्रांति में आग में घी का काम किया। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों की। तो फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों के अंतर्गत सबसे पहला जो सामाजिक कारण है वो है फ्रांस की दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। फ्रांस में तत्कालीन समाज में दो ही वर्ग थे, पहला उच्च वर्ग था और दूसरा निम्न वर्ग था। बीच में जो गैपिंग थी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो एक अंतर था वो इतना ज़्यादा था कि हम इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि फ्रांस का जो उच्च वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, मंत्री वर्ग था, पुरोहित वर्ग था या शासक वर्ग था, इस वर्ग को सारी सुविधाएं मिली हुई थी, सारे अधिकार मिले हुए थे। यहाँ तक कि अगर ये कोई अपराध करते थे तो कानून लचीले हो जाते थे और इन्हें किसी भी प्रकार का कठोर दंड देने की व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। वहीं अगर हम फ्रांस के निम्न वर्ग की बात करें, जो समाज का निम्न वर्ग था, उसके ऊपर सारे कर्तव्यों का आरोपण था, सारे उत्तरदायित्व उस पर थे। यहाँ तक कि जितने भी कर देने की व्यवस्था थी जिससे कि राज्य को राजस्व मिलता था, वो कर केवल निम्न वर्ग की जनता से ही लिए जाते थे। इसके अलावा जो निम्न वर्ग था उसे किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक या राजनीतिक अधिकार नहीं था, वह शासक के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता था और ये सबसे बड़ा कारण था जो कि सामाजिक विद्वेष के रूप में फ्रांसीसी क्रांति का आधार बना। अब दूसरे सामाजिक कारण के रूप में हम देखते हैं कि उच्च वर्ग को समस्त अधिकार दिए गए थे, यानी शासन करने का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, टैक्स से छूट मिलने का अधिकार या टैक्स अदायगी से मुक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार उच्च वर्ग को थे और निम्न वर्ग को सारे कर्तव्य दिए गए थे। यहाँ तक कि सारे प्रकार के टैक्स निम्न वर्ग के द्वारा ही वसूल किए जाते थे। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों की। तो फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों में जो सबसे पहला प्रमुख कारण था वो हमें राजनीतिक कारणों के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि शासक अयोग्य था, शासक निरंकुश था, उस पर कोई अंकुश नहीं था, इसलिए उसने फ्रांस के राजकोष का निर्ममता पूर्वक मनमाने तरीके से उपयोग करना प्रारंभ किया और इधर उधर के बेकार के कामों में फ्रांस की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया, जिसके कारण राजा द्वारा धन का अपव्यय किया गया और राजा के द्वारा धन के इसी अपव्यय के कारण फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो गया। अब जब फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो गया तो फ्रांस के रिक्त राजकोष को देखकर राजा को चिंता हुई, क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिति और देश की सामाजिक स्थिति बिगड़ने के साथ साथ देश में विद्रोह होने की आशंका थी। तो इसके लिए राजा ने किया क्या कि रिक्त राजकोष को भरने के लिए राजा ने जनता पर अतिरिक्त करों का बोझ और लाद दिया और जो अतिरिक्त कर राजा के द्वारा जनता पर लगाए गए, जनता का इसके ऊपर विपरीत असर पड़ा। जनता मानसिक रूप से परेशान हो गई, क्योंकि इसके पहले भी जनता के ऊपर करों का भारी बोझ था और उस भारी बोझ से जनता पहले ही त्राहिमाम कर रही थी और अतिरिक्त करों के बोझ ने जनता को बिल्कुल आक्रोशित कर दिया और जनता क्रांति करने के लिए विवश हो गई। इसके बाद जो तीसरा चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था
फ्रांस के जनता के ऊपर अनावश्यक रूप से धार्मिक करों की अधिकता ला दी गई थी। जनता अपना राजस्व भी देती थी, जनता अपना सामाजिक स्तर का टैक्स भी देती थी। इसके अलावा जनता को धार्मिक कर भी देने पड़ते थे। अगर जनता से भूलवश कोई गलती हो जाती थी या धर्म का उल्लंघन होता था तो दंड के फलस्वरूप जनता पर भारी धार्मिक जुर्माना भी लगाया जाता था, जो असंतोष का एक प्रमुख कारण बना और अंततः आगे चलकर यह फ्रांस की क्रांति का एक आधारभूत कारण बन गया। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के चौथे और अंतिम कारण की, जो कि बौद्धिक कारण के नाम से जाना जाता है। बौद्धिक कारण इसलिए क्योंकि यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान की बात थी। यहाँ पर दो विचारक थे, रूसो यानी जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ये दोनों विचारक एक क्रांतिकारी विचारक थे। इनकी जो विचारधारा थी ये पूरी तरह से अलग थी, पूरी तरह से विशिष्ट थी और पूरी तरह से फ्रांस की जनता को प्रभावित करने वाली थी। रूसो को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। रूसो स्वतंत्रता का मसीहा था और उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र भेड़ियों में जंगला हुआ है। उसका कहना था कि जो मनुष्य है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और जब मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र होगा तो ही उसे सारे अधिकार क्रियान्वित करने की शक्ति मिलेगी। अगर किसी बंधन युक्त व्यक्ति को धन संपदा दे दी जाए तो वो बेकार है। एक राजा को या एक व्यक्ति को एक राजमहल के ऐसे कमरे में रख दिया जाए जो धन संपदा और सुख सुविधाओं से भरपूर हो, अनाज से भरपूर हो, खाने पीने की चीज़ों से भरपूर हो, लेकिन उसे स्वतंत्रता ना मिले तो वह बेकार है और उसका जीवन अल्पकालीन ही होगा। तो ऐसे में रूसो ने कहा कि यदि राज्य आपकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता तो आपको राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने का नैतिक और प्राकृतिक अधिकार है। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देते हुए कहा कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में शासन की समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण हमेशा हानिकारक होता है। शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। शासन की शक्तियों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके शासन की पारदर्शिता को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि न्याय निर्णय के कार्य में सुगमता आ सके और जनता शासन से संतुष्ट हो ताकि विद्रोह की स्थिति न बनने पाए। और इसके बाद इन दोनों के प्रभाव से फ्रांस के सामाजिक वर्ग में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ जो अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था में लगा हुआ था। यह नवीन वर्ग मध्यम वर्ग कहलाया और इसी वर्ग ने फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण आपके सामने हैं, जिनके फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति हुई और वर्षों पुराने, सदियों पुराने राजतंत्र को उखाड़कर फेंक दिया गया और प्रजातंत्र के रूप में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधार पर संविधान का शासन स्थापित हुआ और लोगों को स्वतंत्रता और सम्मान की प्राप्ति हुई और फ्रांस एक नए शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा।